अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने कुछ पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोसेस। उसके बाद हमने प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे और फिर हमने स्टेट्स पढ़ी थी जो प्रोसेस में होती हैं, जो 5 स्टेट एक प्रोसेस मॉडल आपको बताया था, और स्टेट ट्रांजिशंस जो थी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। तो जो शिफ्टिंग होती थी, ट्रांजिशन होती थी फ्रॉम न्यू टू रेडी, फ्रॉम रेडी टू रनिंग, तो ये किस तरह थी, ये चीज़ें की थी। आज आगे देखते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या चीज़ है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको आप पीसीबी भी बोलते हो। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, बेसिकली एक डायग्राम से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब प्रोसेस, हर एक प्रोसेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पीसीबी। ईच प्रोसेस represented by a process control block। सबसे पहली चीज़ क्या है कि each process is controlled या represented by process control block। The process control block is a data structure that physically represents a process in the memory of a computer system। Data structure that physically क्या करता है, फिजिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोसेस को, किस में, इन अ मेमोरी सिस्टम। दो चीज़ें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के शुरू में, ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और दूसरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट फिजिकली रिप्रेजेंट अ प्रोसेस इन द मेमोरी ऑफ, जो भी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है उसमें फिजिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। तो ये था हमारा क्या, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब एक डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि असल में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है क्या। अगर इसके थ्रू हो जाए तो सबसे जो पहली चीज़ आती है इसमें वो है यहाँ आपका आ जाता है पॉइंटर। क्या था पॉइंटर, देख लेना, है पॉइंटर है। फिर यहाँ प्रोसेस स्टेट आ जाती है, प्रोसेस स्टेट। साफ करके करते हैं। सबसे पहले आपके क्या आ गई, यहाँ यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ आगे पॉइंटर। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो आ जाएगी प्रोसेस स्टेट। इसके साथ क्या आ गया, प्रोसेस स्टेट।
बुक तो बनी है, उससे आप लोग देख लो। यहाँ मैं वापस बना रहा था कि समझ आ गया आप लोगों को। सबसे पहले पॉइंटर क्या चीज़ है? पॉइंटर किस लिए होता है? पॉइंट करने के लिए किसी भी को, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए। तो प्रोसेस है तो उसको पॉइंट करने के लिए बेसिकली यूज़ होगा पॉइंटर क्या चीज़ है। तो प्रोसेस स्टेट क्या चीज़ है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कल मैंने बताया था प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग या ब्लॉक और टर्मिनेट। तो ये प्रोसेस स्टेट का बता रहा था, ये जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है। तो ये प्रोसेस स्टेट वो चीज़ बता रही थी कि न्यू है, रेडी है, रनिंग है, जो भी है। इसके बाद फिर जो अगली चीज़ आती है, तीसरी चीज़, वो आपकी क्या आ जाती है? वो हमारे पास आ जाता है प्रोसेस नंबर। नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई हमारे पास? प्रोसेस नंबर। एक बार बना देता हूँ। तो प्रोसेस नंबर के बाद क्या है, वो उसकी भी जगह बना दूँगा। जो तीसरे नंबर की चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर क्या है? एक आइडेंटिफायर होता है, बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है जो प्रोसेस को असाइन किया जाता है। प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको एक नंबर असाइन किया जाता है सिस्टम के अंदर, ताकि हर एक प्रोसेस को, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं आपको पता है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोसेस नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या चीज़ है? कल पढ़ा था हमने प्रोग्राम काउंटर। तो कल मैंने प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स में आपको बताया था प्रोग्राम काउंटर क्या चीज़ है। एक रजिस्टर है, सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, जो क्या करता है, जिस भी इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, जिस भी इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है प्रोसेसर के अंदर, उसका एड्रेस, उसका मेमोरी का एड्रेस वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। कल बताया था सिर्फ एड्रेस सेव करता है, डाटा को सेव नहीं करेगा। जिस इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसका जो मेमोरी का एड्रेस है वो किसके पास है? प्रोग्राम काउंटर के पास। उसके बाद जो हमारे पास बाकी के रजिस्टर्स आ गए। नेक्स्ट चीज़ क्या है? जो बाकी रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया है, पीसी होता है, फिर जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, इसी तरह बाकी रजिस्टर्स होते हैं। एक्यूमुलेटर भी होता है, इंडेक्स भी होता है, स्टैक भी होते हैं। तो वो किस में आ गया? प्रोसेस काउंटर में। और इसमें रजिस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? सीपीयू स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन होती है इनके पास, रजिस्टर्स के पास। उसके पास जो आपकी प्रायोरिटी है किसी भी प्रोसेस की, उसकी होती है, फिर पॉइंटर्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें इधर होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेमोरी यूनिट्स। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है हमारे पास वो है मेमोरी यूनिट्स। अब मेमोरी यूनिट क्या चीज़ है? इसमें होते हैं बेस और लिमिट रजिस्टर, जो मेमोरी मैनेजमेंट है आपकी। मेमोरी मैनेजमेंट अभी सिंपल सा ये देख लो कि बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट क्या चीज़ है आपकी। एक फ़िज़िकल मेमोरी होती है, एक लॉजिकल मेमोरी होती है। तो वो बेसिकली हम लोग एक मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। तो उसमें हम देखेंगे कि सीपीयू में एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह होती है। तो वो सारा कंसेप्ट के एक लॉजिकल एड्रेस अगर सीपीयू जनरेट कर रहा है, उसको आपने उस लॉजिकल एड्रेस को आपने फ़िज़िकल एड्रेस में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो ये इसमें पूरी मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास हो रही है वो क्या है? लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। अब कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं, जो उनकी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो ये होता है
अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, पॉइंटर आ गया सबसे पहले, फिर प्रोसेस स्टेट आ गई है। प्रोसेस स्टेट क्या है आपकी, प्रोसेस स्टेट होती है, यहाँ मैं इसकी हेडिंग देखूँगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें सबसे पहली चीज़ आ गई थी पॉइंटर्स, फिर हमारे पास प्रोसेस स्टेट आ गई है, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है या टर्मिनेट हो गया। फिर प्रोसेस नंबर है, प्रोसेस नंबर मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन, एक प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं तो उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप हर एक प्रोसेस को एक नंबर अलॉट कर देते हो, सीपीयू जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में एक सिटीज़न की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नाम तो नहीं यूज़ होता, क्या यूज़ होता है, उसका CNIC नंबर। CNIC नंबर किसी भी, कोई भी दो सिटीज़न में उनका सेम नहीं होता, यूनिक होता है हर किसी का। फिर प्रोग्राम काउंटर है, ये रजिस्टर है जो जिस भी इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसका जो एड्रेस है वो किसके पास है, प्रोग्राम काउंटर के पास। फिर रजिस्टर्स आ गए हैं, जिसमें आप में रजिस्टर्स में मैंने बताया था एक्यूमुलेटर हैं या इंडेक्स हैं, स्टैक पॉइंटर। एक्यूमुलेटर कौन से होते हैं, एक्यूमुलेटर होते हैं, बेस होते हैं, कोड सेगमेंट होते हैं, और ये सारे कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर ये डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेमोरी यूनिट्स आ गए आपके, मेमोरी यूनिट्स क्या करती हैं, जिसमें बेस और लिमिट रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है। और फिर अकाउंटिंग भी इसी में होती है, और इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन भी आपकी मेमोरी यूनिट्स में आ जाती है। फिर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, वो आ जाती हैं यहाँ। तो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, सिंपल था। अगर बुक में देखो तो इसी तरह का होगा आपके पास। एक प्रोसेस की स्टेट आ गई है, स्टेट को ये प्रोग्राम काउंटर आ गया है, सीपीयू रजिस्टर्स आ गए, सीपीयू की स्केजुलिंग आ गई है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर रहा था उधर, जो हमने मेमोरी यूनिट्स के बारे में लिखा था वो मेमोरी मैनेजमेंट उसी में आ गया। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस में आ रही थी, उसी तीनों चीज़ें उसी में आ रही थी, IO स्टेटस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और मेमोरी मैनेजमेंट किस में आ रही थी, आपकी जो मैंने डायग्राम में मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताया तो उसी में आ रही थी। तो ये आपकी एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की डायग्राम है, ये आपने ईजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, ये पढ़ लेना एक बार, वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी बोली हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोसेस स्केजुलिंग। क्या चीज़ आ गई है, प्रोसेस स्केजुलिंग। अब प्रोसेस स्केजुलिंग क्या चीज़ है, प्रोसेस को कहाँ स्केजुल करते हैं, प्रोसेस को चाहिए क्या है, प्रोसेसर चाहिए, सीपीयू चाहिए, उसको फिर सीपीयू पर स्केजुलिंग करनी है। किसने करनी है वो स्केजुलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस की स्केजुलिंग करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसने प्रोसेस की स्केजुलिंग करनी है। अब प्रोसेस स्केजुलिंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनी प्रोसेसेस आर कंपीटिंग फॉर देम। तो आपको मैंने उस दिन बताया था सीपीयू भी एक रिसोर्स है, सीपीयू भी एक शेयर्ड रिसोर्स है जिसके लिए मल्टीपल प्रोसेसेस compete कर रहे होते हैं, आपस में मुकाबला कर रहे हैं ताकि उनको सीपीयू एलोकेट हो जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग ट्राइज टू इंश्योर दैट देयर इज़ सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स। याद होगा कि मेन फ्रेम सिस्टम्स में हमने मल्टी प्रोग्राम सिस्टम पढ़े थे कि हर वक्त सीपीयू आइडल नहीं रहता, हर वक्त अगर क्यू के अंदर कोई प्रोसेस है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। दिस इज़ डन टू यूटिलाइज, सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए काम करते हैं। ये पढ़ लेना है कि फिर स्केजुलिंग क्यूज़ आ जाती हैं इसी प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर। क्या आपकी स्केजुलिंग क्यूज़ आ गई हैं। अब तीन तरह की स्केजुलिंग क्यूज़ होती हैं, एक होती है जॉब क्यू, एक होती है रेडी क्यू और एक होती है वेटिंग क्यू। अब ये जो जॉब क्यू है, स्केजुलिंग क्यू, सबसे पहले आ गई है जॉब, रेडी और वेटिंग। अब जॉब क्यू क्या है, जो भी जॉब या टास्क है वो कहाँ पड़ी है। अभी ये जो जॉब क्यू में जो प्रोसेस नहीं है, क्या चीज़ है जॉब क्यू में, टास्क है या जॉब है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी हुई है, अभी मेन मेमोरी में नहीं आई। तो जब भी कोई जॉब या टास्क सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी होती है वो क्या है, जॉब क्यू है, वो जॉब क्यू में है। ईच इंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू जॉब क्यू, द प्रोसेस इन जॉब क्यू रिजाइड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज एंड अवेट द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। पड़ी कहाँ होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में, और इंतज़ार कर रही होती हैं कि उनको कब मेन मेमोरी में जगह मिलेगी।
तो तब वो क्या करती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ शिफ्टिंग करेंगी। सेव कर देते हैं थोड़ा। तो करेंटली आपकी जब कोई भी प्रोसेस आपका कहाँ पड़ा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, तो वो जॉब क्यू के अंदर होता है। किस में होता है, जॉब क्यू में। जब ये सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ आता है, मेन मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी के अंदर आता है, तो वो जॉब क्यू से किस में आ गई हैं, रेडी क्यू में। किस में, ये जॉब क्यू से रेडी क्यू में आ गई है। तो जॉब क्यू है, जब आपके कोई भी जॉब है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी है और वेट कर रही है उसको कब कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर। जो ही वो जॉब मेन मेमोरी के अंदर शिफ्ट होती है तो वो प्रोसेस बन जाती है। याद रखना, ये जॉब जो ही मेन मेमोरी के अंदर आएगी, रेडी क्यू के अंदर आएगी, वो प्रोसेस बन जाएगी। तो ये आपकी रेडी क्यू के अंदर आ जाती है। द सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस दैट आर इन मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में वो लोग आ गए तो रेडी क्यू में। अब किसके लिए वेट कर रहे हैं, ताकि उनको सीपीयू मिले। तो नेक्स्ट क्या काम है, जॉब से उन्होंने वेट किया था मेन मेमोरी में आने के लिए। मेन मेमोरी से अब वो वेट क्या कर रहे हैं, रेडी क्यू में से वेट कर रहे हैं कि अब वो कब सीपीयू के अंदर जाएंगे। तो सीपीयू का टाइम उनको रिक्वायर होता है, तो उसके लिए वेटिंग कर रहे थे। वेटिंग क्यू में कौन आता है, आपको जैसे बताया, जो इनपुट आउटपुट सीपीयू के अंदर से वेटिंग क्यू में आते हैं। वेटिंग क्यू में क्यों आते हैं, जब आपकी कोई प्रोसेस जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, या कोई इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तो किस में आ जाता है, वेटिंग क्यू में आ जाता है। तो इसकी एक डायग्राम है, जॉब क्यू में से रेडी क्यू में गया, रेडी क्यू में से सीपीयू में चला जाता है। अगर सीपीयू में जाने के बाद उसने कोई क्या कर रहा है, अगर उसने कोई इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म करना है तो उसको वो कहाँ भेज देते हैं, वेटिंग क्यू में। जब वेटिंग क्यू में से वो इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म कर लेते हैं तो वो रेडी क्यू में आ जाता है। और ये जो सीपीयू से वापस रेडी क्यू में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, ये कल मैंने बताया था, जब आपकी टाइम स्लाइस ख़त्म हो जाती है, कब किसी भी प्रोसेस की एक टाइम स्लाइस ख़त्म हो जाए तो वापस क्या आ जाता है, रेडी क्यू के अंदर आ जाता है। तो जॉब क्यू में से रेडी क्यू में गया, रेडी क्यू में से उसने सीपीयू जब उसको मिल गया, एलोकेट हो गया, अगर सीपीयू के में जाने के बाद उसने किसी इनपुट आउटपुट का वेट किया तो वो वेटिंग क्यू में आ गया। जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा कोई भी इवेंट, तो वापस रेडी क्यू में आ जाएगा। सीपीयू से रेडी क्यू में कब डायरेक्ट जाता है, जब टाइम स्लाइस ख़त्म हो जाती है, और जब सीपीयू से वो अपना काम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो एंड कर जाता है। तो ये क्या था, आपकी प्रोसेस माइग्रेशन होती है बिटवीन डिफरेंट क्यूज़। तीन तरह की क्यूज़ होती हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। उसके बाद हमारे पास आ गए स्केजुलर। अब ये स्केजुलर तीन टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म स्केजुलर होते हैं, और एक मीडियम टर्म स्केजुलर होते हैं। अब ये स्केजुलर यही काम कर रहे होते हैं, यही क्यूज़ तीनों, यही क्यूज़ यूज़ होंगी, जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्केजुलर है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या कह रहे हैं आपको, कि इसको हम जॉब स्केजुलर भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अभी फ़िलहाल जो आपकी जॉब है वो कहाँ पड़ी हुई है, जॉब क्यू के अंदर। कोई भी टास्क आपकी कहाँ पड़ी है, यूज़र प्रोग्राम जॉब क्यू के अंदर पड़ा हुआ है। तो जॉब क्यू से उसने कहाँ जाना है, जॉब क्यू से उस प्रोसेस को उठाएगा, कहाँ भेज देगा, रेडी क्यू में। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या कर रहा है, जॉब क्यू से प्रोसेस को उठा रहा है, is used to select a job or user program from job queue to ready queue in main memory। जो ही कोई जॉब रेडी क्यू में गई है मेन मेमोरी में, तो क्या बन गई है, प्रोसेस बन गई है। दिस जॉब बिकम्स अ प्रोसेस आफ्टर इट हैज़ बीन एडेड इनटू द रेडी क्यू इन मेन मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर कंट्रोल्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस in memory, also known as degree of multiprogramming। The system may slow down if too many processes are loaded into memory। तो वो क्या कह रहा है बेसिकली, जो वो कह रहा है, आप एक जॉब क्यू थी, एक थी आपकी रेडी क्यू। जब भी यूज़र प्रोग्राम जॉब क्यू से रेडी क्यू में आए, ये जॉब क्यू सेकेंडरी स्टोरेज में होती है और ये किस में है, मेन मेमोरी में।
तो जो ही वो इधर आया तो क्या बन गया, प्रोसेस बन गया। क्या बन गया, रेडी क्यू में आके प्रोसेस बन गया। तो ये किसका काम है, ये कौन कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या करता है, सेलेक्ट करता है यूज़र प्रोग्राम को जॉब क्यू में से और उसका शिफ्ट कर देता है रेडी क्यू में जो कि मेन मेमोरी में, और यहाँ शिफ्टिंग के बाद वो एक प्रोसेस बन जाता है। वो कहता है कि बहुत सारे प्रोसेस आप एक ही वक्त में किस में ले आओगे, रेडी क्यू में, मेन मेमोरी के अंदर, तो सिस्टम स्लो हो सकता है। लेकिन अगर ये आप बहुत सारे प्रोसेस नहीं लाओगे तो क्या है, CPU यूटिलाइजेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। अगर यहाँ कम प्रोसेसेस पड़े मेन, तो CPU हो सकते हैं 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ की प्रोसेस ही ना रहे, वो तो CPU आइडल में चला जाएगा। तो इसके लिए इसने कहा कि एक रेट होता है। रेट क्या होता है, यहाँ से जिनका डिपार्चर हो रहा होता है तो यहाँ अराइवल ये रेट सेम होना चाहिए। CPU जो ही एक जॉब को यहाँ से बाहर निकालता है तो आपको एक जॉब यहाँ से उठा के यहाँ भेज देनी है। तो रेट ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ अराइवल। अराइवल रेडी क्यू में हो रहा है, डिपार्चर CPU से हो रहा है। अगर बुक में डायग्राम देखो तो अराइवल कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर अराइवल हो रहा है और ये CPU के बाद से डिपार्चर होता है। इन दोनों का रेट, अगर यहाँ से एक जॉब निकल गई है तो यहाँ पे एक जॉब मंगवा लो यहाँ से यहाँ, ताकि हर वक्त यहाँ कोई ना कोई, अगर पीछे कोई जॉब है जिन पे वर्किंग करनी है तो यहाँ कोई जॉब अवेलेबल हो। तो ये आपका क्या था, लॉन्ग टर्म स्केजुलर। द एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन मस्ट बी इक्वल टू एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ प्रोसेस लीविंग द सिस्टम, ये जो मैंने अभी बात बताई है। फिर शॉर्ट टर्म स्केजुलर आता है। एक MCQs आता है लाजमी हर साल के, विच स्केजुलर इज़ इन्वोक्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो आपने बताया ना, शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज़ इन्वोक्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो इसको CPU स्केजुलर भी बोलते हैं। तो द शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज़ ऑल्सो नोन एज CPU स्केजुलर। इट सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू और फिर उसको CPU एलोकेट कर देता है। यहाँ से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसको फिर क्या कर देते हैं, CPU एलोकेट कर देता है रेडी क्यू में से सिलेक्ट करके। तो ये किसका गाना है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। ये सबसे ज़्यादा इन्वोक, इसको सबसे ज़्यादा कॉल किया जाता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर को। द शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज इन्वोक्ड मोस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब इन्वोक का मतलब है कॉल करना, बार बार उसको कॉल किया जाता है। एंड मस्ट बी वेरी फास्ट। A process is typically allocated the CPU for a very short period of time. It move back to the ready queue after the given time slice is over. ये टाइम, जब उसका टाइम स्लाइस एक ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, ये मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन, ये क्या थी कि CPU में से वापस रेडी क्यू में कब जाता है, जब उसकी टाइम स्लाइस ख़त्म हो जाती है। तो CPU स्केजुलर अगर राउंड रॉबिन है जिसमें एक टाइम स्लाइस दी गई, तो जो ही टाइम ख़त्म हुआ तो वापस रेडी क्यू में आ गया, फिर नेक्स्ट साइकिल में ये वापस CPU के पास जाएगा, फिर अगर इसका काम नहीं ख़त्म हुआ तो फिर ये रेडी क्यू में आ जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर को CPU स्केजुलर भी बोलते हैं। ये करता है कि रेडी क्यू में से जॉब को उठाता है, उसको CPU एलोकेट कर देता है और ये सबसे ज़्यादा इन्वोक किया जाता है, इन्वोक मोस्ट फ्रीक्वेंटली। उसके बाद हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर आ गया। अब मीडियम टर्म स्केजुलर क्या काम करता है, टेम्परेली रिमूव करते हैं प्रोसेसर को मेन मेमोरी से एंड प्लेसेस देम ऑन सेकेंडरी मेमोरी सच एज डिस्क ड्राइव। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, स्वैप इन वर्चुअल मेमोरी का जो हमने कंसेप्ट एक मैंने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा उसको रेफ़र किया था कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि स्वैप इन स्वैप आउट। तो एक मेन मेमोरी आ गई है, दूसरी आ गई है डिस्क स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। अब स्वैप इन स्वैप आउट कब होता है, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस पड़ा हो जिसकी भी करंटली ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई ऐसी जॉब है जिसको जिसको इमरजेंसी में क्या चाहिए, CPU चाहिए, जिसने इमरजेंसी में एग्जीक्यूट होना है और यहाँ पर मज़ीद जगह नहीं है क्या करने की, कोई काम करने की या किसी जॉब को लाने की मज़ीद जगह नहीं है। तो मीडियम टर्म स्केजुलर क्या करता है, यहाँ से देखेगा यार किस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है अभी करंटली, जिसको सबसे कम प्रायोरिटी होगी या सबसे कम ज़रूरत होगी CPU को ना, उस प्रोसेस को वो यहाँ से उठाएगा और उसको वापस मूव बैक कर देगा कहाँ, तो स्वैपिंग कर देगा। स्वैप होता है जगह चेंज कर देना। अगर उसको उसने इसको यहाँ से उठाया है और इसको यहाँ से उठाया, इसको इसकी जगह पर रख देगा और इसको उठा के वापस यहाँ भेज देगा इसकी जगह पर। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट जो कौन कर रहा है, मीडियम टर्म स्केजुलर। तो कह रहे इट इज़ कॉमनली नोन एज स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन। द मीडियम टर्म स्केजुलर may decide to swap out a process which hasn't been active for some time or it has a low priority, जिसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी CPU की। It can also swap out a process that is taking up a large amount of memory to free up main memory for other processes. It swaps
in the process later when more memory is available or when the process is unblocked and is not in waiting. तो ये पढ़ लेना, बेसिक आइडिया आपको समझ आ जाना चाहिए। ये इसकी डायग्राम है। जॉब क्यू से रेडी क्यू में किसने भेजा है? लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जिसको हम लोग जॉब स्केजुलर भी बोलते हैं, उसने क्या किया है, सेलेक्ट किए जॉब को, यहाँ से उठाया और रेडी क्यू में भेजा। जब जॉब यहाँ से यहाँ आ जाती है तो प्रोसेस बन जाती है। तो ये किस में हो रहा था आपका? लॉन्ग टर्म स्केजुलर में। तो वो एक रेट कह रहा था, रेट ऑफ डिपार्चर और रेट ऑफ अराइवल ये दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर रेडी क्यू से सीपीयू में कौन भेजता है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर जिसको हम सीपीयू स्केजुलर भी बोलते हैं। और सीपीयू स्केजुलर सबसे ज़्यादा इन्वोक, उसको जो कॉल किया जाता है उसको काफ़ी फास्ट होना चाहिए क्योंकि बार बार उसको कॉल किया जाता है। और यहाँ से सीपीयू से वापस रेडी क्यू में भी कौन भेज रहा होता है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर। लेकिन कब भेजते हैं? जब टाइम स्लाइस ख़त्म हो जाती है। और फिर मीडियम टर्म स्केजुलर था। मीडियम टर्म स्केजुलर क्या करता है? मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में उस प्रोसेस को उस वक्त भेजता है जब ऐसा कोई प्रोसेस है जिसकी लो प्रायोरिटी है या कोई प्रोसेस ऐसी जो मेमोरी ज़्यादा खा रहा है। तो स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट था किसमें? मीडियम टर्म स्केजुलर में। तो ये था हमारे क्या? सीपीयू स्केजुलर। जो स्केजुलर से ये तीन, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर, और ये स्केजुलिंग क्यूज थी। तो ये लेक्चर आप लोग कर लो और अटेंडेंस मार्क कर देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके।